अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था ईपीआई के बारे में और नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सेल में लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन, ठीक है। इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है कि ये 3 तरह की हो सकती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जनरल हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल वैक्सीन्स के साथ हो सकती हैं। तो जनरल में इन्होंने लिखा हुआ है कि किसी भी एक्यूट इलनेस में, स्वेल मेलन्यूट्रिशन में, एड्स में, इम्यून डेफिशिएंसी में आपने वैक्सीन नहीं लगानी होती। इसके अलावा ग्रुप ऑफ वैक्सीन से रिलेटेड है तो उसमें यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्टेरॉइड्स, रेडिएशंस थेरेपी अगर कोई दे रहा है, आपको पता है कैंसर पेशेंट जो होता है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स, मतलब वही होगा कि एंटी कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसमें आपने नहीं देनी होती। इसके अलावा इंडिविजुअल वैक्सीन्स की बात करें तो बीसीजी आपकी जो होती है टीबी की, ठीक है, उसमें एक्सटेंसिव अगर किसी डर्मेटाइटिस है तो उसमें ये वैक्सीन नहीं लगाते होते। पोलियो को डायरिया में नहीं लगाते हुए थे। और जो पर्टुसिस है उसमें इलनेस के फेब्राइल इलनेस अगर हो, कन्वल्जन्स हो, पर्टुसिस की वैक्सीन नहीं लगाते। इसके अलावा कन्वल्जन्स अगर हो रही हो तो मीज़ल्स की नहीं लगाते, बिकॉज इसमें ब्रेन वैसे जो है वो अटैक होता है ना मीज़ल्स में। और इसके अलावा एक्टिव टीबी लेस दैन 6 मंथ्स। तो ये जस्ट हमारे पास थे कि जनरल ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स और जो आपके पास इंडिविजुअल हैं तो इनमें आप नहीं लगाते होते वैक्सीन्स। उसके बाद जनरल हैज़र्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं इम्यूनाइजेशन करते हुए। तो आपको पता है कि जो इनोकुलेशन के वक्त होता है, इनोकुलेशन हमने पढ़ा था कि इंट्रामस्कुलर यहाँ हम जो है वो लगाते हैं सबकट, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको इनोकुलेशन कहते हैं। तो उस दौरान क्या हो सकता है, लोकल रिएक्शंस हो सकते हैं, उस जगह पे पेन हो सकती है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, मतलब टच करें तो पेन होती है, तो हमारे पास होती ही है। इसके अलावा क्या है कि जनरल रिएक्शंस हो सकते हैं, लाइक पूरी बॉडी में फीवर हो जाएगा, मलेज हो जाएगा, अर्थ्रैल्जिया में एल्जिया, हेडेक, ठीक है। उसके बाद दूसरे ये हो सकते हैं कि फॉल्टी टेक्निक्स हम यूज़ करें कि जो वैक्सीन लगा रहा है उसको नहीं लगानी आ रही वैक्सीन, वो इम्प्रॉपर डोज लगा रहा है या इम्प्रॉपर साइट पे लगा रहा है, जहाँ पे लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगा रहा, या वैक्सीन स्टोर्ड नहीं प्रॉपर दी हुई। तो ये कि उस पर मतलब मसला आता है ना कि जो लगाने वाला है टेक्निक्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा। इसके अलावा एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, लाइक आपको पता है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की तरफ कुछ लोग जा सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लाइक पोस्ट वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को इंसेफेलाइटिस हो जाता है, इंसेफेलोपैथी हो जाती है, लाइक वो लोग जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन यूज़ करते हैं उनमें मोस्टली वैक्सीनेशन के बाद इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास होता है गॉन बेरी सिंड्रोम भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, स्वाइन फ्लू वाली। इसके अलावा हमारे पास प्रोवोकेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं। अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि प्रोवोकेटिव रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पता है क्या होता है इसमें, दरअसल क्या होता है कि जब लोग डीपीटी लगा रहे होते हैं ना, डीपीटी वैक्सीन फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं, तो वो जो अंदर पोलियो वायरस है ना वो एक्टिवेट हो जाता है जल्दी से। मतलब ऐसे होता है, उन्होंने बताया हुआ कि क्या होता है कि अगर तो इंडिविजुअल के अंदर से पहले से वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट था, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के अंदर पहले से पोलियो प्रेजेंट था और हमने वैक्सीनेशन लगाई, डीपीटी फॉर एग्जांपल लगाई, तो वो जो उसका पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो शॉर्टन हो जाता है और पोलियो जल्दी अटैक करता है। तो इसको कहते हैं प्रोवोकेटिव रिएक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। अदर्स में ये है कि फीटस को डैमेज पहुंच सकता है। तो इस तरह से आपने इसकी हेडिंग्स में आपको याद होना चाहिए कि जनरल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, इनोकुलेशन के वक्त टेक्निक्स प्रॉपर ना हो। तीसरा ये कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हों, कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, प्रोवोकेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं। अदर्स में हमारे पास फीटस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो ख़राब हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना है कि बीसीजी लगाने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लोकल रिएक्शन जो भी हमने देखा वो हो सकता है, ठीक है, सपोरेटिव लिम्फेडाइटिस हो सकता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, और इरिथमा नोडोजम, अल्सरेशन, किलॉइड फॉर्मेशन हो सकती है। मीजल्स में क्या हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकती हैं। मैंने आपको बताया ना कि ब्रेन जो कन्वर्जन्स वाले लोग होते हैं उनको मीजल्स की वैक्सीन नहीं लगाते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो अगर मीजल्स लगाएं तो उसकी वजह से फर्दर कन्वर्जन्स हो सकती हैं। डिफ्थेरिया में ये कि वही ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो सकती है। पर्टुसिस में क्या होता है, पर्टुसिस में भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। और पोलियो वैक्सीन का आपको पता है कि ये अगर लाइव अटेनुएटेड वायरस हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पैरालिसिस हो सकती है इन द वैक्सीनेटेड पर्सन। तो ये कुछ लोगों के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वैक्सीन के, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को आए। नेक्स्ट आपके पास ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मैंने ना इसको समराइज व्यू में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन अगर आप देखें ना तो ये आपकी ना राइट डेल्टॉइड को शो कर रही है, मीज़ल्स आपकी लेफ़्ट डेल्टॉइड को शो कर रही है, और ये जो ऑरेंज से मैंने लिखे हुए हैं सारे उनके नाम हैं, ठीक है। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजी, ये हमारे पास थाई है, इंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई जो होता है ना वहाँ पे लगती हैं। मतलब टांगों पे आपके पास इंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई शो होंगे और जो हाथ हैं बाजू है वहाँ पे आपका डेल्टॉइड शो होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो बीसीजी वैक्सीन को देखें कि ये जो है ना राइट डेल्टॉइड पे लग रही है,
और इसकी जो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन वो इंट्राडर्मल रूट से होती है, आईडी, ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से होती है। ये मैंने लिखा हुआ है ग्रीन से। इसके अलावा ये बर्थ पे लगती है, ठीक है। फिर हमारे पास मीज़ल्स वैक्सीन होती है, एमएमआर वैक्सीन होती है। इसमें हमारे पास मम्स और रूबेला के साथ इसको लगाया जाता है, सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है और इसको लगाया जाता है 9 to 15 मंथ्स तक, ठीक है। और ये हमारे पास लगती है कहाँ पर, लेफ़्ट डेल्टॉइड पे। फिर टांग पे देखें, राइट वाली उधर देखें, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे क्या है, डीपीटी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी है और एच इन्फ्लुएंजी है, ठीक है। ये हमारे पास लगती हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, मतलब इसमें 5 चीज़ें कवर हो रही होती हैं। इनको एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाते हैं 6, 10, 14 वीक्स पे, ठीक है, 6, 10, 14 वीक्स पे। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होती है उसको हम लगाते हैं एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जो कि हमारे पास है लेफ़्ट साइड की, वहाँ पे हम लगाएंगे इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, 6, 10, 14 वीक्स पे। तो अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो BCG लग रही है वो इंट्राडर्मली लग रही है, MMR जो है वो आपके लग रही है सबक्यूटेनियसली, और नीचे जो लग रही हैं दोनों थाइस पे वो दोनों इंट्रामस्कुलरली लग रही हैं। तो इसके देखें कि ये हमारे पास है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन और रोटावैक्स। पोलियो वैक्सीन जो होती है ये भी हमारे पास बर्थ पे लगती है, 6, 10, 14 पे लगती है, और जो रोटा होती है वो सिर्फ जो है ना 6, 10 पे लगती है। तो ये फिगर आपने याद कर लेनी है, इससे ज़्यादा आपको अच्छा याद हो जाएगा। मतलब अगर समराइज व्यू में दिखाया जाए ना तो हमारे पास एक लगती है बर्थ पे, फिर हमारे पास होती हैं वीक्स, एक होता है बर्थ, फिर वीक्स, फिर मंथ्स। बर्थ पे, फिर वीक्स पे कौन कौन से होंगे, 6, 10, 14 वीक्स, और मंथ्स पे कौन सी लगती है, 9 and 15 मंथ्स। तो अगर बर्थ की बात की जाए ना तो आपका BCG वैक्सीन जो होती है और पोलियो वैक्सीन, ये दोनों बर्थ पे लगनी होती हैं, लाइव एटेनुएटेड होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो पोलियो वायरस होती है उसके अलावा जितनी भी वैक्सीन लाइव एटेनुएटेड होंगी वो 1 डोज़ की लगेगी, सिंगल डोज़ होगी, ठीक है। और पोलियो जो है वो 4 डोजेज़ होती हैं उसकी, ठीक है। तो बर्थ पे हमारे पास पोलियो और BCG तो आएगा ही आएगा। मंथ्स पे हमारे पास सिर्फ MMR है, 9 और 15 मंथ्स पे सिर्फ MMR है, ये याद कर लेना है। बाकी जो 6, 10, 14 है ना, ये आपकी नीचे टांगों वाली दोनों वैक्सीन है। रोटा वायरस 6, 10 पे है, 14 नहीं है रोटा में, ये डिफरेंस है। उसके बाद आपने ये वाला टेबल देख लेना है। इस टेबल में आप देखें ना तो बर्थ पे क्या होगा, वैक्सीन्स कौन सी दी जा रही है, मैंने आपको बताया था BCG वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन OPV ओरल दी जाती है, और BCG मैंने आपको बताया था इंट्राडर्मली देते हैं, कौन से डेल्टॉइड पे, राइट डेल्टॉइड पे। फिर 6 वीक्स पे आपके पास आ जाएगा 6, 10, 14, तीनों पे पेंटावेलेंट हमारे पास वो भी वैक्सीन लगेगी जो हमारे पास राइट थाई पे लग रही थी, और न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगेगी जो कि हमारे पास लेफ़्ट थाई पे लग रही थी। इसके अलावा 6, 10, 14 पे कौन सी लगती है, मैंने आपको बताया कि पोलियो वायरस ने तो लगना ही लगना है क्योंकि इसकी 4 डोजेज़ हमने कंप्लीट करनी होती हैं, और रोटा वायरस मैंने आपको बताया था कि 6 और 10 वीक्स पे ही सिर्फ लगती है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो टांगों वाली वैक्सीन है वो जस्ट इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं। फिर हमारे पास 9 मंथ्स आ जाते हैं, 9 और 15 मंथ्स मैंने आपको बताया कि जस्ट यही हमारे पास 2 वैक्सीन होती हैं जो मंथ्स पे जाती हैं, ठीक है। तो 9 मंथ्स पे MMR 1 है और 15 मंथ्स पे MMR 2 है। जो हमारे पास MMR 1 है वो सबक्यूटेनियसली है, और जो MMR 2 है वो इंट्रामस्कुलरली है। कहाँ पे लगेगा, लेफ़्ट डेल्टॉइड पे। फिर एक्सेल पे आ जाते हैं कि सम कॉमन वैक्सीन। सबसे पहले BCG वैक्सीन का बताया हुआ है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी डायग्राम से आपने देख लिया था कि इसमें ना स्कार फॉर्मेशन होती है, ये हर बंदे का स्कार होता है, इसका बन जाता है BCG वैक्सीन जो लगती है बर्थ पे, ठीक है। और इसको क्यों लगाते हैं, मिलिट्री TB और जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है उससे प्रिवेंशन करने के लिए। फिर आपकी DPT वैक्सीन है, वो मैंने आपको बताया था वो टांग पे लग रही थी, उधर थाई पे, ठीक है। तो इसमें जो D और T होते हैं ना, ये टॉक्साइड्स होते हैं, और पर्टूसिस जो होता है ना उसका हमारे पास किल्ड वैक्सीन होती है। और बाकी ये जो लाइन आई मैंने आपको बताया था कि DPT वैक्सीन जो होती है उसको 2 ईयर्स से पहले लगाते हैं, लेकिन 2 ईयर्स के बाद DT लगाते हैं, उसमें से पर्टूसिस निकाल देते हैं। मीज़ल्स का मैंने आपको बता दिया कि ये MMR वैक्सीन होती है 1/2 ml की, सबक्यूटेनियसली लेफ़्ट डेल्टॉइड पे दे देते हैं हम। फिर टेटेनस टॉक्साइड आ जाता है, इसका स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनइम्यूनाइज जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हम कैसे टेटेनस का जो है ना टॉक्साइड लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिसको पहले से कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की हुई टेटनस की, तो क्या करेंगे, जब भी वो आपके पास आएगी ना तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको 2 डोजेज़ लगा दें टेटनस की, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट डोज़ होती है और सेकंड डोज़ होती है ना उनके दरमियान में 1 महीने का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने SAQ भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 7 मंथ्स में आपके पास प्रेगनेंट लेडी आ गई है अनइम्यूनाइज्ड, आपने उसको क्या देना है, तो आपने 7 मंथ्स पे 1 इंजेक्शन लगा देना और 1 महीने बाद दूसरी डोज़ दे देनी है। लेकिन जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि 8 मंथ्स से पहले, ठीक है। मतलब ये कि जो लास्ट हमारे पास 3 हफ्ते होते हैं ना प्रेगनेंसी के,
उससे पहले पहले आपने कोशिश करनी है लगा दें। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास आ जाती है लास्ट सेकंड मतलब लास्ट जो उसका प्रेगनेंसी ख़त्म होने से 2 हफ्ते पहले आपके पास आ जाती है, तो आप उसको लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है, टेटनस की नहीं लगाएंगे। 8 मंथ से पहले पहले आपने लगानी होती है, 1 महीने के अपार्ट से 2 डोजेज़ लगानी होती है। फिर आपके पास ये टेबल दिया हुआ है कि TT1 ये टेटनस टॉक्साइड 1 है, TT2, TT3, TT4, TT5, ठीक है। ये जो 5 डोजेज़ हैं, ये आपने पहली डोज होती है वो किसी भी वक्त लगाते हैं, और उसके बाद जो सेकंड डोज होती है वो आपने 1 मंथ के बाद लगानी होती है, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्केड्यूल है कि पहला किसी भी टाइम, ठीक है, फिर दूसरा आपके पास 1 मंथ के बाद, फिर हमारे पास 6 मंथ्स के बाद, फिर 1 साल, फिर 1 साल, ठीक है। इस तरह से आपने ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलियो वैक्सीन का बताया गया। तो पोलियो वायरस का जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ा था, उसमें बहुत डिटेल से वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें OPV और IPV वैक्सीन थी, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हम उसको 4 डोजेज़ लगाते हैं बर्थ पे, 6, 10, 14 वीक्स पे। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन इन पाकिस्तान, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। ये आता होता है कि क्यों हमारे पास जो OPV वैक्सीन है उसका फेलियर हुआ है पाकिस्तान में और अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ, कौन से रीज़न्स हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न है रिलेटेड टू वैक्सीन, दूसरा रीज़न है रिलेटेड टू चाइल्ड, कि जो बच्चा है जिसको हम पोलियो वायरस वैक्सीन लगा रहे थे, ठीक है, उसके अंदर पहले से कोई डायरिया या डिजेंट्री की कंडीशन थी, या वो इम्यूनोसप्रेस था, जिसकी वजह से उसको ये लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन कोई फ़ायदा नहीं दी, ठीक है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं बनी। इसके अलावा सलाइवा में उसके जो है ना कुछ नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स होते हैं, जो वैक्सीन जो है ना ओरल वैक्सीन उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रिलेटेड टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये है कि वैक्सीन को प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया गया। इसके अलावा जो है मतलब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई, टेक्निक्स प्रॉपर नहीं है। फोर्थ जो है हमारे पास रिलेटेड टू मदर होता है, जो मदर मिल्क ले रहे होते हैं बेबीज़, उनको पोलियो वैक्सीन जो बर्थ पे लगती है ना, कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से जो है ना हमारे पास ये है लैक ऑफ एजुकेशन है रिलेटेड टू मदर। इसके अलावा इम्यूनाइजिंग स्टाफ प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, वही है कि केयरलेस है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर कि वो प्रॉपर अमाउंट में वैक्सीन डिलीवर नहीं कर रहा, नीड के मुताबिक नहीं डिलीवर कर रहा, और वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनकी इतनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन, लोग लगाना ही नहीं चाहते वैक्सीन को, जो कि आजकल कोरोना वायरस के बारे में भी है कि वो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते। फिर आपके पास प्रोफिलैक्सिस आती है कि प्री एक्सपोजर हो सकती है, पोस्ट एक्सपोजर हो सकती है। प्री एक्सपोजर क्या है कि इसमें आप टेटनस की लगाते हो, ठीक है, हेपेटाइटिस B और रूबेला की लगाते हो, और जो पोस्ट एक्सपोजर है उसमें टेटनस की कि आपको पता ही हम लगाते होते हैं एक्सपोजर के बाद, और रेबीज़ की भी लगाते हैं, और हेपेटाइटिस B की भी लगाते हैं पोस्ट एक्सपोजर। तो टेटनस और हेपेटाइटिस B दोनों में आते हैं, प्री में भी और पोस्ट में भी। प्री में हमारे पास रूबेला है और पोस्ट में हमारे पास रेबीज़ है। फिर टेटनस का आ जाता है कि इंजेक्शन लगाना है, तो हमने कैसे लगाना है, टेटनस के वैक्सीन लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको पता है 2 चीज़ें लगाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और जो वैक्सीन होती है वो उसको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के आपने 1500 यूनिट्स लगाने होते हैं एक बाजू में, और दूसरे बाजू में आपने वैक्सीन लगानी होती है। अब वैक्सीन जो है वो एक दफ़ा ही नहीं लगा देनी होती, उसके डेज़ होते हैं। डे 1 होता है, फिर 6 to 12 वीक्स होते हैं, फिर 6 to 12 वीक्स होते हैं, फिर 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होते हैं। ये हमारे टेटनस की प्रोफिलैक्सिस है, ठीक है। तो इसमें डे 1 पे आपने जो है ना सब में इंट्रामस्कुलर, सब में हमारे पास 0.5 ml की डोज लगानी होती है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। जिधर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई है उसके ऑपोजिट बाजू में लगानी होती है वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कौन से डेज़ पे लगानी है। डे 1 पे 6 to 12 वीक्स, 6 to 12 वीक्स, और हर 10 साल बाद। फिर हेपेटाइटिस B की वैक्सीन आ जाती है, तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती है ये। और मैंने आपको बताया कि प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दोनों में आती है। तो प्री एक्सपोजर उन लोगों को लगाएंगे ना जो हम भी लगाते हैं, डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो रिस्क पे होते हैं, उन लोगों को लगाते हैं। और पोस्ट एक्सपोजर हम उन लोगों को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मदर है, ठीक है, उसको हेपेटाइटिस B है, तो उसके बच्चे को भी जा सकता है, तो हम उसको लगाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है उसको एक्सीडेंटली कोई ब्लड से कांटेक्ट आ गया है, तो फिर उसको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगाते हैं। तो इसमें भी हमने जो है ना इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी होती है, वैक्सीन भी लगानी होती है, जैसे हमने पीछे टेटनस में देखा था। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी जो डोज होती है वो 0.05 to 0.07 मिलीलीटर्स पर kg होती है, ठीक है, ml पर kg होती है। 0.05 to 0.7 ये आप लगाते हैं पहले दिन और 30 डेज़ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। दूसरी होती है वैक्सीन, वो आपने लगानी होती है। उसका स्केड्यूल जो मेन है वो यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, उसमें से एक आपने करना है कि 0-1-6 मंथ्स पे, ठीक है, आपने लगाना होता है। और उसके बाद बूस्टर डोज आपने 5 ईयर्स पे लगानी होती है।
और इसकी जो डोज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है कि बच्चों में 0.5 और बड़ों में क्या होती है 1 ml की डोज़ होती है इंट्रामस्कुलरली। मैंने आपको बता दिया कि 0-1-6 मंथ्स में लगाते हैं और हर साल बाद हमने क्या करना होता है कि मतलब हर 5 साल बाद हमने बूस्टर डोज़ लगानी होती है। तो ये उस केस में है जब पोस्ट एक्सपोजर हमने जो वैक्सीन स्केड्यूल और इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी होती है। तो आगे इन्होंने यही क्वेश्चन दिया हुआ है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर द हेपेटाइटिस बी क्या है। तो आपने 2 हेडिंग्स में लिखना होता है, पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव में आपने इम्यूनोग्लोबुलिन का बताना होता है और एक्टिव में आपने उसकी वैक्सीन का बताना होता है, स्केड्यूल और कितनी डोज होती है। फिर आपके पास आता है कि जो हज पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन क्या होती है। 3 तरह की होती है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगाते हैं वो, फ्लू वैक्सीन लगाते हैं इन्फ्लुएंज़ा की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, तो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगा के जानी चाहिए, और पोलियो वैक्सीन लगा कर जानी चाहिए, बिकॉज ये फीको ओरल इन्फेक्शन होता है और बहुत जल्दी फैलता है। तो ये 3 वैक्सीन आपने लगानी होती है लाजमी। ये तो लाजमी होते हैं, मैंडेटरी होती है। ऑप्शनल जो वैक्सीन होती हैं उसमें हेपेटाइटिस ए बी आ जाती है, टेटेनस और निमोनिया आ जाता है। टेटेनस इन केस वहाँ पे कुछ चोट लग जाती है गिरते हुए, ठीक है। यहाँ हमारे पास निमोनिया का ये कि रेस्पिरेटरी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी, तो ये हमारे पास ऑप्शनल आ जाती है। तो ऐसे क्यों आता है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो हज से जाने से पहले लगानी होती है। तो 3 आपने याद रखनी है, मेनिंजोकोकल, इन्फ्लुएंज़ा और पोलियो। उसके बाद क्वेश्चन आता होता है कि मैरिज लाइफ को सेफ़ बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव एज में कौन सी वैक्सीन लाजमी लगा देनी चाहिए। तो उसमें 3 तरह की आ जाती हैं। एक तो हमने पहले टेटेनस टॉक्साइड पढ़ी थी ना रिप्रोडक्टिव एज में, जो हमने उसके स्केड्यूल पढ़े थे। टेटेनस टॉक्साइड लगानी होती है, हेपेटाइटिस बी और रूबेला, ये 3 लाजमी लगानी होती हैं ताकि एक अच्छी जो है लाइफ जो है आफ्टर मैरिज जी सके, ठीक है, वो लेडी जो है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्यूनोलॉजी चैप्टर।